हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनविजन एकेडमी। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेशन डे 3 पर मैं कुंदन पोडल आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि हम करंट अफेयर्स को कहां से या फिर कैसे कवर करेंगे, क्या पूछेगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि एडीआरई से लेकर यूपीएससी तक इसका वेटेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रश्न आपके मन में भी ऑब्वियसली होगा कि कैसे पढ़ेंगे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्या मैगजीन पढ़ेंगे। तो आपको डरने की या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग न्यूज़पेपर या मैगजीन से चुनिंदा आर्टिकल्स को उठाकर हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हम हर सेशन में जैसे हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा समय देते हैं और जिस समय के अंदर आपको हमें सही जवाब कमेंट करके बताना होता है, तो ठीक उसी तरीके से डे 3 में भी आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। तो अंतिम तक बने रहिए आप और ये जरूर चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आई होप कि आप लोग करंट अफेयर्स को इधर उधर से कहीं ना कहीं से कवर तो कर ही रहे होंगे। बस वही सारी चीजों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑलरेडी हमने 2 सेशन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने हमारे दोनों सेशन को या दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज तीसरा वीडियो को शुरू करते हैं और ये था डे 2 का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा था। डे 2 में आप डे 2 नहीं देखा है तो डे 2 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये था कि द ट्रेंड फीमेल फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ इन काजीरंगा आर नोन एज। तो काजीरंगा में कुछ लगभग 113 फीमेल जो फॉरेस्ट स्टाफ है उनको ट्रेन किया गया है, तो उनको क्या बोल के जाना जाता है, उनका नाम क्या है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन सी चूज किया है वो सब सही है। The 113 trained female frontline staff are called as the वन दुर्गास। तो इनको क्या कहा जाता है, वन दुर्गास कहा जाता है। तो ये डे 2 का प्रैक्टिस क्वेश्चन में था, डे 2 का होमवर्क क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज डे 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन से। अब आपको मैं एक छोटा सा समय दूंगा प्रश्न को पढ़ने के बाद, वो समय के अंदर आप हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए और अंतिम में जरूर ये चेक कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये कि विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो यूनेस्को क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, कुछ सिटीज को क्रिएटिव सिटीज बोल के डिक्लेयर करता है। अब रिसेंटली भारत में कौन से सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बोल के रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, यह है सवाल। 4 ऑप्शन है आपके पास, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर या फिर वाराणसी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आपको थोड़ा बहुत यूनेस्को के बारे में पता होगा, यूनेस्को से रिलेटेड सवाल पूछता रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब कौन से शहर को, भारत के कौन से शहर को रिसेंटली यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बोल के डिक्लेयर किया है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होता है क्या, लखनऊ। लखनऊ। So Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, was added to the list of UNESCO Creative Cities Network category of the gastronomy at the 43rd session of UNESCO General Conference in। तो यूनेस्को का जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। 43rd सेशन ये समरकांड उज्बेकिस्तान में हुआ था रिसेंटली 2025 में। और यही जो उज्बेकिस्तान में जो सेशन हुआ था, जनरल असेंबली जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पर भारत के ये जो लखनऊ शहर है उसको द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के कैटेगरी में डाला गया है। द डेजिग्नेशन प्लेसेस लखनऊ अमंग द 70 गैस्ट्रोनॉमी सिटीज वर्ल्ड वाइड एंड मेक्स इट द सेकंड इंडियन सिटी टू विन द टाइटल आफ्टर द हैदराबाद। तो इससे पहले हैदराबाद को भी क्या बोला गया है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज इन द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का सबसे पहला सिटी कौन सा है, पहला सिटी है हैदराबाद, और दूसरा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है किसको, लखनऊ को भी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बोल के डिक्लेयर किया गया है। अब ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इज अ फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को लॉन्च्ड इन 2004। तो ये 2004 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था। क्यों? टू प्रोमोट द कोऑपरेशन अमंग द सिटीज व्हिच हैव रिकॉग्नाइज्ड कल्चर एंड क्रिएटिविटी एज द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो वो सिटीज को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है जो क्या कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कल्चर में हो, आर्ट में हो या अलग अलग चीजों में। ऐसे भारत में अभी तक
टोटल कितना है? टोटल 9 सिटीज है। ठीक है, सबसे पहला जयपुर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट 2015 में डिक्लेयर किया गया था। फिर वाराणसी को म्यूजिक, फिर चेन्नई को म्यूजिक, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, ये याद रखना होगा, 2019 में कैटेगराइज किया गया था। मुंबई को फिल्म सिटी, देन श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड द फोक आर्ट्स इन 2021, ग्वालियर was added in 2023 as a music city, Kozhikode was added to the list in 2023 as a city of literature, and recently लखनऊ को भी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बोल के डिक्लेयर किया गया है 2025 में यूनेस्को ने, या यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत में ये टोटल सारे के सारे 9 जो क्रिएटिव सिटीज हैं उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दिया है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर ये सारी जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है उसको लिख लीजिए। ये प्रोग्राम को कब लॉन्च किया था? 2004 में लॉन्च किया था। तो जो भी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अपने कॉपी पेन लेके नोट करके रखेंगे सारी चीजों को, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसान हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द थीम ऑफ 4th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। रिसेंटली जो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था, द 4th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का थीम क्या था? रिसेंटली जो 4th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था उसका थीम क्या था? इंडिया एट द रेट 100, डिजिटल ग्रोथ फॉर ऑल, सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम्स, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का थीम क्या था? रिसेंटली जो इकोनॉमिक कॉन्क्लेव किया गया था उसका थीम क्या था? तो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी अटेंड किया था इसको। इसका थीम क्या था? आप हमें, ये फोटो से थोड़ा सा ढक गया है, आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब होता है क्या? इसका सही जवाब होता है सी, ऑप्शन सी, दैट इज द सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम्स। So the 4th edition of this Kautilya Economic Conclave organized in 2022 was hosted by the institute, किसने होस्ट किया था ये भी याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ IEG इन द पार्टनरशिप विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल करके ये प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया था, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को, एंड इट वाज हेल्ड अंडर द थीम्स। कौन सा थीम के अंदर हुआ था? सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम। तो ऐसे थीम्स से रिलेटेड भी सवाल पूछता है, इकोनॉमिक थीम्स से रिलेटेड भी सवाल पूछता है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है आज हमने कवर किया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिम्स्टेक के बारे में सुना होगा, है ना? जो बे ऑफ बंगाल के सामने जो कंट्रीज हैं उनके बीच में अच्छा सा कोऑपरेशन बने रहे, उसके लिए बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक ने क्या किया कि द फर्स्ट बाइएनुअल मीट ऑफ बिम्स्टेक इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बिमरेन, ये बिमरेन का पहला जो बाइएनुअल मीट या बाइएनुअल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था या कहां पर हुआ था? बिमरेन का मतलब क्या? बिमरेन का मतलब बिम्स्टेक इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क, दैट इज इंसर्ट बिमरेन। इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस होता है, फर्स्ट बाइएनुअल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिमरेन से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, बिमरेन का जो पहला फर्स्ट बाइएनुअल कॉन्फ्रेंस ये रिसेंटली हुआ था, ये कहां पर हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दैट इज द कोची। द फर्स्ट biennial conference of the BIMSTEC India Marine Research Network, that is the BIMREN, was hosted in the Kochi from 4th to 6th November 2025। तो ये रिसेंटली नवंबर में किया गया था। reinforcing the country's blue economic cooperation in the Bay of Bengal region, कि जो Bay of Bengal region में जितने भी कंट्री हैं उनके बीच में एक अच्छा सा ब्लू इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बने रहे, उसके लिए ये बिमरेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। बिमरेन इज एन इनिशिएटिव of the External Affairs Ministry launched in 2024, which enables the institutional collaborations linking leading Indian research institute with the BIMSTEC countries। तो ये किसका इनिशिएटिव है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये BIMSTEC किसका इनिशिएटिव है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। फिलहाल कौन है? जयशंकर साहब। ठीक है, उनके लीडरशिप में, उनके अंडर में, उनके ज्यूरिडिक्शंस में ये सब किया गया था। 2024 में लॉन्च किया गया था। और इसका पहला बाइएनुअल समिट होता है कब?
नवंबर महीने में 2025 में। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक से रिलेटेड, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉस्टरिंग द इकोनॉमिक एंड technical cooperation among the 7 countries in the South and South Asian state bordering the Bay of Bengal। तो 1997 में लॉन्च किया गया ये बिम्स्टेक, यानी कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि ये जो बे ऑफ बंगाल के आमने सामने जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में एक अच्छा सा कोऑपरेशन बने रहे। सो साउथ एशियन या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है बॉर्डरिंग द बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में क्या हो कि एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो बने रहे। भाई ये जो लॉन्च किया गया था, दिस वाज लॉन्च्ड भाया द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में ये बिम्स्टेक को लॉन्च किया गया था। तो मेंबर्स इंक्लूड, ये बिम्स्टेक के कौन कौन से मेंबर्स हैं आपको याद रखना है अच्छे से। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड। एक बार फिर से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये है बिम्स्टेक कंट्रीज, 7 कंट्रीज। ब्रिजिंग द रीजन टू प्रमोट द ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड द सिक्योरिटी। तो ये ट्रेड में हो या कनेक्टिविटी में हो या फिर सिक्योरिटी में हो, ये क्या करे, अपने आप में कोऑपरेशन अच्छे से बना रहे हैं, उसके लिए बनाया गया ये इनिशिएटिव था बिम्स्टेक। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक से रिलेटेड या बिमरन से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री 2, अ रिसर्च स्टेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन, जैसे इससे पहले ऑलरेडी जो रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं भारती, मैत्री, ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये दूसरा नेक्स्ट है मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन। ये कहां बनाया जाएगा आने वाले दिनों में? ठीक है, ये कहां बनाया जा रहा है मैत्री 2 स्टेशन को, रिसर्च स्टेशन को? साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है और इसको कहां बनाया जा रहा है? विल बी एस्टैब्लिश्ड इन, कौन सी जगह पर? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन या फिर सियाचिन, कहां बनाया जाएगा इस मैत्री 2 को? ठीक है, इसका भी सही जवाब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होता है क्या? अंटार्कटिका में। सबको पता है इसके बारे में। ऑन अक्टूबर 4, 2025 द फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द मैत्री 2। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने मैत्री 2 को अप्रूवल दे दिया है। अ रिसर्च स्टेशन प्रपोज टू कम अप इन द ईस्टर्न अंटार्कटिका, कहां बनने जा रहा है ये? ईस्टर्न अंटार्कटिका पे। करेंटली मैत्री is operational since 1989 and भारती is operational since 2012। तो ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन है हमारे वहां पर। क्या क्या? एक तो मैत्री है जो 1989 में ही बनाया गया था, दूसरा है क्या? भारती जो 2012 में बनाया गया था, सपोर्ट्स इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इन द अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं। इंडिया का पहला अगर हम रिसर्च स्टेशन कहे अंटार्कटिका में तो वो कौन सा था? इट वॉज द दक्षिण गंगोत्री, ऑपरेटेड फॉर अ फ्यू इयर्स। एक बार बनाया गया, कुछ साल ये ऑपरेट करने लगा वहां से। वंस बिल्ट एंड रेटेड बाय जनवरी 2029, मैत्री 2 विल बिकम द इंडियाज 4th रिसर्च बेस ऑन द फ्रोजन कंटिनेंट। तो ये अगर बोला गया है कि जनवरी 2029 में बन के खत्म हो जाएगा, तो जब बन के खत्म हो जाएगा तो ये भारत का चौथा रिसर्च स्टेशन बनने जा रहा है अंटार्कटिका पे या फ्रोजन कंटिनेंट पे, अंटार्कटिका पे। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 तो है। ठीक है, ऑलरेडी 3 कौन से हैं? यहां लिख दिया है। इंडियाज अदर रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, सबसे पहला था कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। तो इसके बारे में थोड़ा, दक्षिण गंगोत्री एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम इन 1983 was India's first scientific research base in Antarctica, but it was submerged in ice and decommissioned in 1990। तो 83 में बनाया तो गया था, लेकिन ये क्या हो जाता है कि जो आइसबर्ग है वहां पर सबमर्ज हो जाता है, तो फिर इसको डिकमीशन कर दिया गया। ठीक है, 1990 में। फिर दूसरा रिसर्च स्टेशन बनाया गया, कौन सा? इट वाज द मैत्री इन 1989। मैत्री इज इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, established in 1989, and it is located in the Rocky Mountainous Simchar Oasis, and India also created a face water lake nearby called Lake Priyadarshini। तो ये जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है, इसके सामने भारत ने एक लेक भी बनाया है। ठीक है, फेस वाटर लेक भी बनाया है जिसका नाम है
प्रियदर्शिनी। तो फैक्चुअल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैत्री के सामने जो बना, मैत्री कहाँ लोकेटेड है? कोई रॉकी माउंटेन जिसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसके सामने भारत में एक फ्रेश वाटर लेक भी बनाया है, तो वो लेक का नाम क्या है? ये सब चीजें फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लॉन्च किया गया, बनाया गया क्या? भारती बनाया गया 2012 में। लोकेटेड अबाउट 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मैत्री, द भारती रिसर्च स्टेशन लाइज बिटवीन द Thalaford and the Quality Bay. Commissioned in 2012, it has a compact design and supports the year-round scientific research under the Indian Arctic Program. तो इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम में हर साल भर ये हमें सपोर्ट करता रहता है रिसर्च के लिए। अब ये तो ऑलरेडी जो तीन थे, वो तीनों के बारे में हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब मैंने यहाँ पर प्रश्न दिया था कौन सा? नेक्स्ट, क्योंकि मैत्री 2 के बारे में, मैत्री 2 कहाँ बनने जा रहा है? ये प्रश्न था, कहाँ बनने जा रहा है? ईस्ट अंटार्कटिका में बनने जा रहा है, जो कि बताया गया है कि 2029 तक ये बना के खत्म किया जाएगा। तो मैत्री 2 काफी ज्यादा चर्चे में था और आने वाले दिनों में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा, आपको पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण पोर्टल लॉन्च ड्यूरिंग द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन 2025। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निपुण पोर्टल। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ व्हाट डज दिस निपुण स्टैंड्स फॉर? निपुण का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। नेवल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर यूनिफाइड नेविगेशन, नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज, नेशनल इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर यूनिफाइड नेवी, या फिर नेवल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द यूनिक नेटवर्किंग। जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 2025 में, यहां पर लॉन्च किया गया एक पोर्टल जिसका नाम है निपुण। तो ये व्हाट डज द निपुण NIPUN स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर द यूनिफाइड नॉलेज। During the second edition of the biennial Naval Commanders Conference 2025, conducted from 20 to 24th October 2025 at the नौसेना भवन, कहाँ हुआ था ये नेवल कॉन्फ्रेंस? न्यू दिल्ली नौसेना भवन में। A one-stop solution portal, that is the Nipun Naval Intellectual Portal for the Unified Knowledge, was launched as an online aggregator of the intellectual work of naval fraternity in the various domains. तो जो भी नेवल इंटेलेक्चुअल वर्क्स होगा ये इसी पोर्टल के तहत होगा। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द सेकंड बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन हेल्ड इन दिल्ली नौसेना भवन। तो देखिए जो करंटली जो भी लॉन्च हुआ है न्यूली, ये यही चीजों से आपको सवाल पूछेगा, यही चीजों से सवाल बनने वाला है। ठीक है, और इधर उधर से आप कहीं ना कहीं से कवर तो कर रहे होंगे और वही चीजें हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बस कमेंट में सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा सही जवाब। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कमांड सेंटर फॉर द पिलग्रिम, जो पिलग्रिम में जो विजिट करने आते हैं मंदिर में, मस्जिद में, जो व्हाटएवर जो भी पिलग्रिम भ्रमण करने आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, उसके लिए भारत का पहला AI बेस्ड कमांड सेंटर बनाया है। ये कहां पर बनाया है? भारत का पहला AI बेस्ड कमांड सेंटर। तो इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, फॉर द पिलग्रिमेज। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए कि द इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कमांड सेंटर फॉर पिलग्रिम वाज लॉन्च्ड इन, कौन सी जगह पर? वाराणसी, तिरुपति, तिरुमला या फिर पुरी, कौन से पिलग्रिम साइट पर इसको लॉन्च किया गया है? क्या होगा इसका सही जवाब? आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ठीक, ओके, इसका सही जवाब होता है क्या? तिरुमला। तो ऑन सितंबर 2025, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu inaugurated AI-powered integrated command control center at the Tirumala Temple. Tirumala Temple में ये जो AI command integrated center बनाया गया है, which is India's first AI-powered command hub. ये भारत का पहला है AI-powered command hub for a pilgrimage ecosystem to deliver the real-time crowd prediction and enhanced safety and साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग अक्रॉस द तिरुमला। तो ये क्या करेगा कि आपको जो क्राउड जो है उसको मैनेज करने में या फिर पब्लिक सेफ्टी या साइबर थ्रेट, ये सब चीजों में ये क्या करेगा? मदद करने वाला है।
दिस इज द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड कमांड सेंटर फॉर द पीवीएस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको उठाया। अब ये दूसरा एक टॉपिक जो काफी चर्चा में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दैट इज द सियालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली रिसीव द एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑन विच रिवर। तो ज्योग्राफी का ही है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। कौन से रिवर पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, बस इतना समझ लीजिए आप। सियालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, रावी रिवर, सुतलेज रिवर, ब्यास रिवर या फिर चेनाब रिवर। सारे के सारे इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है। तो कौन से रिवर पर ये इसको रिसेंटली एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है? ठीक, क्योंकि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसको रिसेंटली खारिज कर दिया गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सियालकोट हाइड्रो, इसको क्लियरेंस मिला है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है, अब बनेगा ये। ठीक है, अब कौन से रिवर के ऊपर बनने जा रहा है, क्या होगा सही जवाब इसका? ओके, इसका सही जवाब क्या होता है? इसका सही जवाब होगा चेनाब रिवर। चेनाब रिवर। So recently an expert committee of the Union Environment Ministry accorded fresh environmental clearance to the Sialkot hydroelectric project on Chenab River, planned as a run of the river project to generate electricity। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, कि रिवर का ही पानी को बाहर निकालकर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इट इज रिपोर्टेडली द फर्स्ट major hydroelectric project on the Indus River to be accorded environmental clearance following the India's suspension of Indus Water Treaty। तो रिसेंटली अप्रैल 2023 में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दिया गया था, है ना। अब उसके बाद ही ये भारत का, हम कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट, भारत का नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी खारिज करने के बाद ये आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी, ये फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इंडस रिवर पर बनने जा रहा है, या इंडस रिवर या इसके ट्रिब्यूटरी रिवर बनने जा रहा है। तो ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिसेंटली बनाया गया है क्या, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, आरबीआई ने बनाया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन होंगे? The chairman of the newly constituted payment regulatory board is, चार ऑप्शन है, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, सेबी चेयरमैन या फिर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या होगा इसका सही जवाब? ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, कौन होगा, बताइए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बैंकिंग सेक्टर में, जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, उनके लिए करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है ये प्रश्न। ठीक, इसका सही जवाब होता है, कौन बनेगा इसका चेयरमैन? द आरबीआई गवर्नर। ऑन September 30, 2025, the Reserve Bank of India constituted the Payment Regulatory Board with the RBI Governor as its chairman। तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसके चेयरमैन कौन होंगे बताया है कि आरबीआई गवर्नर एज द चेयरमैन। द रिसेंट अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम 2007 erstwhile board for regulating and separation of the payment and settlement system BPSS was replaced with the payment regulatory board। तो ये जो पुराना वाला जो सिस्टम था, क्या सिस्टम का रिसेंटली जो अमेंड किया गया है 2025 में, ये पुराना वाला सिस्टम BPSS को ये क्या करता है? बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड द सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये BPSS को ये क्या करता है? रिप्लेस करता है विद द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। और ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा? आरबीआई के जो गवर्नर है वो बनेंगे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन। अब ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से रिलेटेड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू स्ट्रेंथन द ओवरसाइट ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम। भारत का जो पेमेंट सिस्टम है उसको देखने के लिए एक नया 6-member कमेटी बनाया है, बोर्ड बनाया, जिसको कहा जाएगा क्या? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। और इसके चेयरपर्सन होंगे कौन? इसके चेयरपर्सन होंगे आरबीआई के गवर्नर। मेंबर्स, बाकी मेंबर कौन होंगे? 2 आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव, एक होंगे कौन? एक तो चेयरमैन हो ही गए और बाकी के 2 आरबीआई से ही होंगे, एक तो डेप्यूटी गवर्नर, दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट सेटल पुराना वाला सिस्टम थे उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो होंगे। एंड 3 अदर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, तो 3 लोग तो यही से हो गए, एक तो आरबीआई के गवर्नर, दूसरे डिप्टी गवर्नर, तीसरे कौन, तीसरे ये ना डिप्टी गवर्नर, तीसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और बाकी के जो 3 मेंबर होंगे ये होंगे कौन, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनी होंगे। तो आरबीआई प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर इज अ परमानेंट इन्वाइटी एंड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रिप्लेसेस द बीपीएसएस, अभी जो हमने कहा कमिटी ऑफ द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड जो पहले बनाया गया था कमिटी बीपीएसएस, उसी को रिप्लेस करके ये पीआरबी बनाया गया, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इट डिराइव्स पावर फ्रॉम द, ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इसको पावर कहां से मिलता है, पावर फ्रॉम द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में जो लॉ बनाया गया था उसी से इसको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है रिगार्डिंग दिस ओवरसाइट ऑफ द इंडियन पेमेंट सिस्टम। डिसीजन आर ऑलवेज टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट, वोटिंग होगा, जिस के तरफ मेजोरिटी होगा वही आगे बढ़ेगा। एंड इन केस ऑफ टाई ना, 3 लोग हाँ कह रहे 3 लोग ना कह रहे, तो वहां पर जो चेयरमैन है या फिर आरबीआई गवर्नर है, द चेयरपर्सन हैज द कास्टिंग वोट, ये जो कहेंगे वही होगा, इन्होंने हाँ कह दिया तो हाँ, ना कह दिया तो ना, ठीक है। तो ये रहा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से रिलेटेड। तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड काफी ज्यादा चर्चे में था और आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज, भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड दैट मीन्स द यहां पर आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स तीनों को मिला करके एक क्या बनाया गया है, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज हुआ था। इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर, ये कहां पर हुआ था या इसका नाम क्या था, ये एक्सरसाइज का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, एक्सरसाइज गरुड़ा, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट, एक्सरसाइज त्रिशूल या फिर एक्सरसाइज बजरा। भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट हम कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन्स तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलाकर एक ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज हुआ था। ये एक्सरसाइज का नाम क्या था, आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज द एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज, was conducted from October 7 to 10, 2025 in the मध्य प्रदेश। तो ये रिसेंटली कंडक्ट किया गया है अक्टूबर 2025 में, कहां पर, भारत का मध्य प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया था। द एक्सरसाइज involved the all the 3 services and was monitored by the integrated defense staff headed by the CDS, chief of the defense staff। तो इसको मॉनिटर कर कौन कर रहे थे, तीनों सर्विस के जो हेड है सीडीएस, वो इसको मॉनिटर कर रहे थे। भारत का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर, जिसका नाम है कोल्ड स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे टॉपिक हम चुन चुन कर आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक। तो देखिए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सारे जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करें, या फिर मैं आंसर या एक्सप्लेनेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन करके रखें, ताकि एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ऑपरेशन वीड आउट। तो ये ऑपरेशन वीड आउट जो है, ये किसने कंडक्ट किया था, वाज कंडक्टेड बाय वीड आउट, यानी कि ये जो गांजा है ना, इससे रिलेटेड ही ये ऑपरेशन था, ठीक। ऑपरेशन वीड आउट को किसने कंडक्ट किया था, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, या फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ऑप्शन को देखिए अच्छे से और हमें बताने की कोशिश कीजिए कि ये ऑपरेशन को किसने कंडक्ट किया था, ऑपरेशन वीड आउट। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? आप लोग क्वेश्चन को देख के यही बताएंगे कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यही सोचेंगे, लेकिन नहीं, इसका जवाब होता है क्या, ऑप्शन यहां पर ए आया है, गलत हुआ है, ऑप्शन सी, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सो एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग पैन इंडिया ऑपरेशन, ये एक पैन इंडिया ऑपरेशन है क्या, ऑपरेशन वीड आउट, द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई सीज्ड almost 39.2 kg of the hydroponic weed at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport।
तो वैसे तो आप हर दिन न्यूज में ऐसे देखते ही रहते हैं, ये हाइड्रोपोनिक वीट जिसको प्रेस करके बहुत कंपैक्ट करके छोटा बनाया गया वीट का पैकेट जो है, उसको सीज किया, लगभग 39 किलो वीट को सीज किया है मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सितंबर 2025 में। तो ये एक्सरसाइज नॉट जस्ट इन मुंबई महाराष्ट्र, दिस एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन इन द पैन इंडिया, हर जगह पर आपको इंडिया, असम में भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाई देगा, ये न्यूज दिखाई देगा, रंगिया रेलवे स्टेशन पे आपको ये सब, ये ऑपरेशन जो चल रहा है, हर जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है। तो पूछा जा सकता है, और मैंने ये क्वेश्चन को क्यों डाला, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन को देखने के बाद आप यही सोचोगे कि ऑपरेशन वीड आउट किसका ऑपरेशन होगा, आप सोचोगे एनआईए सीबीआई का तो होगा नहीं, आप सोचोगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का होगा, लेकिन नहीं, ये ऑपरेशन किसका है, ये ऑपरेशन है, ये ऑप्शन सी सही होगा, ये ऑपरेशन है डायरेक्टर ऑफ द रिव्यू इंटेलिजेंस। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाला ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस चीज पर, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आपके साथ प्रैक्टिस किया, ठीक। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि वो क्वेश्चन को आप स्टडी करो और उसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करो। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक, ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप स्टडी कीजिए और सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए कि भारत का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां बन रहा है। द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इज बीइंग सेट अप इन, मैं आपको ये भी हिंट दे रहा हूं, कौन बना रहा है, ये इसको टाटा बना रहा है, टाटा ग्रुप, ठीक है। अब कहां पर बनाया जा रहा है ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, एयरबस को बना रहा है टाटा, ठीक है। अब कहां पर, कौन सी जगह पर ये असेंबली लाइन कहां बनाया जा रहा है, ये आप इसके बारे में स्टडी कीजिए और हमें सही जवाब जो है वो कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, उसके साथ साथ एक होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो को अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी ये सारा कंटेंट मिलता रहे। तो हमारे साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप हमारे अगले वीडियो में भी जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।